हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को NCERT से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा साइंस के प्रीवियस ईयर के मैंने सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। ऑफलाइन पेपर वाले जो ऑफलाइन पेपर हुए हैं वो मैंने 2012 से लेकर 2023 तक मैं करवा चुकी हूँ। एक पेपर और बचा है 2024 वाला, जो अभी 21 जनवरी को हुआ था। उसके भी प्रश्न मैं सॉल्व करवा दूंगी। इसके अलावा ऑनलाइन वाले पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया वो वीडियो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 7 भी कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 8 की बुक में 2 चैप्टर बचे हैं। यानी आज एक चैप्टर पढ़ जाएगा, इसके बाद एक चैप्टर और बचा है, उसको भी जल्दी से ही खत्म करवा दूंगी। फिर साइंस कंप्लीट हो जाएगी NCERT की। उसके बाद प्रैक्टिस होगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, इस अध्याय में हम 2 विनाशकारी परिघटनाओं तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। हम इन घटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। यानी 2 प्राकृतिक घटनाएं हैं, तड़ित यानी जो बिजली गिरती है, और भूकंप, इनके बारे में इस लेसन में बताया गया है। अच्छा लेसन है, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे पहले लिखा है तड़ित के बारे में। लिखा है, विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने के कारण तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण ऐसा हो रहा है। यानी प्राचीन काल में लोगों को इसके कारण ज्ञात नहीं थे, तो लोग क्या समझते थे कि भगवान जो हैं वो क्रोधित हो गए हैं, इसी के कारण ये बिजली चमक रही है। आगे लिखा है, अब वास्तव में हम जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। तो लिखा है, चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे। 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर यानी कि एक प्रकार की राल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा, जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र यदि आप रगड़ते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें चिंगारी सी निकलती हुई भी दिखाई देती है। और जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, जब आप उन्हें उतारते हैं तो बाल जो है ये खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, और आप लोगों ने कई बार देखी भी होगी। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया था कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। तो वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही ये दर्शाया कि जो वस्त्रों में चिंगारी उत्पन्न होती है और जो तड़ित है वो एक ही परिघटना है, लेकिन इसको साकार करने में कितने वर्ष लग गए? 2000 वर्ष। आगे लिखा है, अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित है। आगे लिखा है, विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें। परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। ऐसे ही 2 प्रयोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। लिखा है, रगड़ द्वारा आवेशन।
लिखा है जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। तो यदि आप कंघी को सूखे बालों से रगड़ें, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी के पास ले जाएं, तो वह कंघी जो है कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेगी। अब लिखा है आवेशों के प्रकार तथा इसकी अन्योन क्रिया। तो अन्योन क्रिया को समझने के लिए हमें क्रियाकलाप पढ़ने होंगे। लिखा है 2 गुब्बारे फुलाइए, इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? अब इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराइए। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए। दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए, रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुए। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं? तो समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब गुब्बारों को आप ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो दोनों में समान प्रकार का ही आवेश उत्पन्न होगा और ये गुब्बारे एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से रिफिल में भी होगा। आगे लिखा है इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि भिन्न पदार्थों से बनी 2 आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा? एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ गुब्बारा, आवेशित गुब्बारा लाइए और प्रेक्षण कीजिए। तो जब 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होंगी तो विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यही 2 बातें आपको याद रखनी है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे लिखा हुआ है मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धन आवेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यह देखा गया कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है, क्योंकि उनमें विपरीत आवेश होता है, इसीलिए वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे लिखा है रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। आप कक्षा 6 से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं, आवेशों का प्रवाह ही है। तो जो विद्युत धारा होती है वह आवेशों का ही प्रवाह होती है। अब यहाँ पर लिखा है आवेश का स्थानांतरण, यानी आवेशों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है ये बताया जा रहा है। लिखा हुआ है समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ये पहले ही पढ़ लिया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं, यानी किसी वस्तु को यह पता करने के लिए कि यह आवेशित है कि नहीं, जो युक्ति है वह विद्युतदर्शी कहलाती है। आगे लिखा है इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है, यानी कि आवेशों का स्थानांतरण किससे होता है? धात्विक चालक द्वारा। ये आपको याद रखना है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा हुआ है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया
भूसंपर्कण कहते हैं। यानी किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया होती है वह भूसंपर्कण कहलाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वही वही मैं बताती चल रही हूँ। अब यहाँ पर लिखा है तड़ित की कहानी। तो तड़ित की कहानी पढ़ लेते हैं। लिखा है अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। ये पहले इसीलिए समझाया गया है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ताकि जो तड़ित जो है उसको अच्छे से समझा जा सके। तो लिखा है गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्कन होता है। इस प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम पूर्णता नहीं समझा सके हैं, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले सिरे पर संचित हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बादलों के ऊपरी किनारों पर धनावेश एकत्र होते हैं और जो निचले किनारे होते हैं उन पर ऋणावेश। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। यानी कि जो बादल के ऊपरी सिरे हैं यहाँ पर धन आवेश है, आप देख सकते हैं चित्र में, निचले सिरों पर ऋण आवेश है और पृथ्वी के पास भी क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और विपरीत आवेश जब मिलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है और चमक भी उत्पन्न होती है। इसे ही विद्युत विसर्जन कहा जाता है। आगे लिखा है विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक है। यानी तड़ित से संपत्ति और जीवन की हानि हो जाती है। आपने देखा होगा, जैसे खेतों में गिर जाती है, वहाँ आग लग जाती है तो फसल नष्ट हो जाती है। पेड़ों पर गिर जाती है तो पेड़ जल जाते हैं, तो इससे हानि होती है। तो इसके बचाव के उपाय करने चाहिए। तो लिखा है तड़ित से सुरक्षा। तड़ित तथा झंझा यानी गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं है। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। यानी यदि आपको कहीं खुले स्थान में गरजने की आवाज सुनाई दे, बादल हो, तो आपको तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। आगे लिखा है अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब लिखा है सुरक्षित स्थान का पता लगाना, यानी कौन सा स्थान सुरक्षित है ये बताया जा रहा है। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यानी कि यदि बिजली चमक रही है, गरज के साथ तूफान आ रहा है, तो आप घर के अंदर ही रहें। आपको छत पर नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। आगे लिखा है यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। यानी आप किसी बस में हैं या किसी कार में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेना चाहिए, तो आप अंदर सुरक्षित रहेंगे। अब लिखा है तड़ित झंझा के समय क्या करें और क्या ना करें। तो बाहर खुले में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताया गया है। खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए, क्योंकि जब आंधी तूफान आता है तो बड़े वृक्ष जो हैं उखड़ जाते हैं, उनकी शाखाएं टूट जाती हैं। तो ऐसे वृक्षों के नीचे नहीं खड़े होना है,
छोटे वृक्षों के नीचे खड़े होना है। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई सरल स्थल यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई सरल स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर खड़े रहें। जमीन पर ना लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन पाएंगे। इस तरीके से आपको करना है। यदि कोई सुरक्षित स्थान नहीं है तो आप अपनी जगह पर बैठ जाइए इस तरीके से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब घर के भीतर हैं तो क्या करना है? तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें नहीं छूना चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाई रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती है। तो कंप्यूटर, टीवी जैसे जो विद्युत उपकरण हैं इनके प्लग सॉकेट से निकाल देने चाहिए, और जो बल्ब, ट्यूबलाइट है इन्हें जलाते रहिए, इनसे कोई हानि नहीं होती है। अब लिखा है तड़ित चालक के बारे में। ये क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। लिखा है तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। यानी जितना लंबा भवन है उसकी लंबाई से अधिक की धातु की छड़ लगा दी जाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें। तो इस तरीके से किया जाता है। ये तड़ित चालक है और ये धातु की छड़ जो है जमीन में गहराई तक दबा दी जाती है और इसके नीचे क्या लगाया जाता है, तांबे की प्लेट। तो ये बन जाता है तड़ित चालक। अब लिखा है भूकंप के बारे में। तड़ित के बारे में पढ़ लिया, अब भूकंप के बारे में बताया जा रहा है। लिखा है आपने अभी तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश करती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन पर घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में जानकारी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति के बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता अभी तक भी विकसित नहीं कर पाई है। यह है भूकंप। यानी इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ये कब आ जाएगा। आगे लिखा है यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। अब एक घटना यहाँ पर बताई गई है। लिखा है 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। तो ये कश्मीर में जब भूकंप आया था उसमें जो विनाश हुआ था उसी की ये एक तस्वीर दिखाई गई है।
आगे लिखा है भूकंप क्या होता है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। यानी कि इसकी भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसी के बारे में बताया गया है। पहले लिखा है कि भूकंप क्या होता है। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि भू माने क्या होता है, पृथ्वी, कंप मीन्स कांपना। तो पृथ्वी का ये कंपन है अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। अब यहाँ लिखा है कि भूकंप का क्या कारण है। लिखा है प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसी बूझो की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी। बूझो की दादी ने क्या बताया? बूझो कह रहा है कि मेरी दादी ने मुझे बताया कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है? तो यही लिखा हुआ है। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थीं। तब लोगों को इसके बारे में जानकारी ज्ञात नहीं थी, तो लोग ये मनगढ़ंत कथाएं सुनाते थे। आगे लिखा है अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। यहाँ ये भूपर्पटी होती है, ये प्रवार है, ये बाह्यिक रोड है और ये आंतरिक रोड है। इसको याद रखिएगा। ऐसा ही चित्र एक बार पेपर में पूछा गया था, उसमें ये सब नाम बताने थे, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। आगे लिखा है पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ जाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ आप इन चित्रों में देख सकते हैं, ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हुई दिखाई जा रही हैं, ये रगड़ती हुई दिखाई जा रही हैं, तो इन्हीं के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। आगे लिखा है यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सके। यानी वैज्ञानिकों ने इतना सब तो ज्ञात कर लिया, लेकिन ये बता पाना कि भूकंप कब और कहाँ आएगा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। आगे लिखा है पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कौन कौन से हैं? कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण,
राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान। तो भारत में यहाँ पर अधिक संभावना रहती है भूकंपों के आने की। आगे लिखा है दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। आगे लिखा है किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। तो आपको याद रखना है कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है और परिमाण 7 से अधिक होता है तो भूकंप जो है अधिक विनाशकारी होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है जिसको पढ़ना आवश्यक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप लेखी, इसे ही सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि भूकंप की जो तरंगे हैं उन्हें किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो आपको याद रखना है भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ। आगे लिखा है यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन यानी कंपन करने लगता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने वाली क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में, ये अधिकेंद्र है, ये पृथ्वी का पृष्ठ है, ये फोकस है, ये भूकंपी तरंगें आप लोग ये इस तरीके से ये उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ इस चित्र में भूकंप लेखी उपकरण दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से ये लोलक का गोलक है, ये घूर्णी ड्रम है यानी ये घूमता रहता है, ये चार्ट है, ये पेन लगा हुआ है और ये डोरी से लोलक जो है यहाँ लोलक का गोलक यहाँ डोरी से लटका हुआ है। तो ये भूकंप लेखी उपकरण है। आगे क्या आगे लिखा है विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ है कि इस पैमाने पर 6 परमाणु के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परमाणु के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। वास्तव में परमाणु में 2 की वृद्धि का अर्थ है 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा। इसीलिए 6 परमाणु के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परमाणु के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक है। यानी यदि परमाणु में 2 की वृद्धि होती है तो 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा होती है। इसीलिए परमाणु 6 के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परमाणु के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। अब यहाँ पर भूकंप से बचाव किस प्रकार किया जाए इसके बारे में बताया गया है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी सीखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंप क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका है में रहने वाले लोगों को इसका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना चाहिए। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकें, यानी कि जो भवन है वह भूकंप रोधी बनाई जाए। आगे लिखा है आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हों ताकि वे भूकंप निरापद हों। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। आगे लिखा है अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अच्छा
अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। अलमारियों इत्यादि को दीवार के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से ना गिरे। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक यानी कि गीजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए, ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों में, विशेषकर ऊंची इमारतों में, अग्निशमन के लिए सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। अब लिखा है कि भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। क्या क्या उपाय हैं? यदि आप घर में हैं, यानी आप घर में हैं और भूकंप आ जाता है, तो क्या करना है? किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। तो ये तो उपाय हो गई कि यदि आप घर में हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। अब लिखा है कि यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करना है? भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें। तो आज के ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। भूकंप के बारे में जाना, तड़ित के बारे में जाना, उसके बचाव किस प्रकार किए जा सकते हैं, इन सब के बारे में जाना। अच्छा लेसन था। इससे प्रश्न बन जाते हैं, जहां जहां से भी प्रश्न बन सकते हैं वहां पे मैंने बता दिया है। इसके बाद एक लेसन और बचता है और आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। एक भी चैप्टर मैंने नहीं छोड़ा, ना क्लास 7 में, ना 6 में, ना 8 में। और आप लोग वो सभी वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ओल्ड वीडियो की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने NCERT से पढ़ाया था। और जो न्यू वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, तो आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। मैंने 2012 से 2023 तक के ऑफलाइन वाले पेपर के साइंस के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन को छोड़कर। एक पेपर और बचा हुआ है ऑफलाइन वाला, उसको भी मैं जल्दी से सॉल्व करवा दूंगी। इसके अलावा मैंने कुछ ऑनलाइन वाले पेपर भी करवाए हैं, तो आप लोग वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो आप लोग वो वीडियो अवश्य देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।